हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग अपना नेक्स्ट एफएसटी डिस्कस कर रहे हैं और एफएसटी के अंदर पेपर 1 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए आपकी जो क्वेश्चंस हैं ओवरऑल मतलब दो तीन क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इजी सवाल ही दिए गए हैं, तो इजी टू मॉडरेट पेपर है ये। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, एक पॉइंट, मतलब शुरुआत में क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मतलब ये क्या ही दे दिया गया, लेकिन आगे के सवाल जैसे जैसे बढ़ते जाओ वैसे वैसे, और खास करके इंटीजर्स तो बड़े आसान दिए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ए एक पॉइंट है इनसाइड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन है, 10 साइडेड पॉलीगन है ना, तो 10 साइडेड पॉलीगन है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा 2π/10। तो ये आपका कितना हुआ, π/10। ठीक है, तो अब आपके पास साइड लेंथ है 2, तो 2 आपकी साइड लेंथ है ना। एरिया आपके पास एक काम की चीज है कि एरिया ऑफ पॉलीगन कितना होगा, ऐसे सारे 10 ट्रायंगल्स बनेंगे और 10 ट्रायंगल्स के एरिया का सम। तो एरिया को लिखा जा सकता है 10 टाइम्स हाफ इंटू 2 इंटू, है ना, और कितना आ जाएगा, ये 1 है ना, 1 है तो ये कितना है, ये आ जाएगा आपका 1 cot π/10। ठीक है, तो 1 cot π/10, तो आपके पास 10 इंटू cot π/10। ठीक है, फिर दूसरा, यहां पे आपके पास मान लीजिए एक पॉइंट था। ठीक है, अब इस पॉइंट ने कुछ पोर्शन यहां पे कवर किया होगा। ये पॉइंट मैं सेंटर नहीं कह रहा, ये तो चलिए आपका सेंटर था, लेकिन ये मैं वो रैंडम पॉइंट P की बात कर रहा हूँ, और P से या A था, A से जो हाइट है वो P1 है मान लीजिए। ठीक है, तो हाफ 2 इंटू P1, तो हाफ 2 इंटू P1। ऐसे ही दूसरी साइड के साथ क्या बना देगा, हाफ 2 इंटू P2, और ऐसे ही हाफ 2 इंटू P3, ऐसे करके चली जा रही है चीजें, कहाँ तक, हाफ 2 इंटू P10। ये भी इसी एरिया के बराबर होना चाहिए, मतलब 10 cot π/10। तो सबसे पहली चीज हमें ये पता चली कि P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू कितना P10 इज इक्वल टू कितना, 10 cot π/10, है ना। ये सबसे पहले पता चला। अब ये पता है हमें 1/P1 पे कमेंट करना है, क्या याद आता है, वो भी इनइक्वालिटी भी दी गई है, AM HM, क्योंकि रेसिप्रोकल्स यूज किए गए ना, तो AM ग्रेटर देन HM, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P10 अपॉन 10, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। HM आपका कितना होगा, 10/1/P1 प्लस 1/P2 अप टू 1/P10। ठीक है, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पेपर के हिसाब से मैं इसको मॉडरेट ही रेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके पास कहा जा रहा है एक कर्व है और वो y एक्सिस को मीट करता है, देन टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर नॉर्मल एट a मीट्स द कर्व। अगेन बहुत सारी चीजें कह दी गई। सबसे पहले तो y एक्सिस वाला पॉइंट मार्क डाउन करिए। y एक्सिस का मतलब है कि आपका x 0 है, और जब आपने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 2। तो 0,2 पे आपको मीट्स a बी द पॉइंट वेयर द कर्व meets the y axis, then the tangent to the curve at the point where normal at a। ठीक है, तो a पे आपको नॉर्मल खींचना है, ये आपका a था जिस पे आपको नॉर्मल खींचना है। ठीक है, तो नॉर्मल एट a 0,2 से पास कर रहा है, स्लोप निकाल लो, तो dy/dx 2dy/dx इनफैक्ट कितना है, -5α² इंटू 3x² प्लस 20α(x) प्लस 1। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, स्लोप आपका dy/dx यहां से आ रहा है आपका -½ है ना, dy/dx इज इक्वल टू -½ तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो गई, नॉर्मल की स्लोप हो गई 2। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, y - 2 इज इक्वल टू 2x - 0, तो y इज इक्वल टू 2x + 2, ये आपको मिलेगा। अब y इज इक्वल टू 2x + 2 ने इस कर्व को फिर से कहीं जाके इंटरसेक्ट किया है,
ठीक है, और उस पॉइंट पे हमें नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ है ना, नॉर्मल खींचा हमने और नॉर्मल ने वापस से आकर के किसी पॉइंट पे कट किया। मान लेता हूं मैं कि नॉर्मल मैंने खींचा और उसने कहीं पे आकर के इसको ऐसे कट किया। ठीक है, ये सपोज नॉर्मल था, नहीं लग रहा है तो इसको मान लो। ठीक है, नॉर्मल था, इसने कर्व को कट किया किसी अदर पॉइंट पे, तो अदर पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब इसी स्लोप को लिखने के दो तरीके, एक तो ये हो गया, x की जगह अगर आपने t रखा, x की जगह आपने t रखा तो y को आप क्या लिखोगे, बड़ा सा एक्सप्रेशन, उसको मैं ft लिख देता हूं। और यहां पे आप क्या लिखोगे, ये पॉइंट क्या था आपका 0,2 था जिसपे आपने नॉर्मल खींचा था। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, वो कितना है, 2 ही है ना। एक तो इस लाइन की स्लोप 2 आपको पहले से पता है, और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, तो ft माइनस 2 अपॉन t माइनस 0 इज इक्वल टू 2। और यहां से अब आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू निकल जाएगी, t की वैल्यू निकल गई तो यहां पे क्या करना है, बस x की जगह t रख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखा जाए तो सबसे कठिन सवाल था पूरे पेपर का। ठीक है, क्या है x माइनस सी वाई माइनस बी जेड। पहले चीजें तो आसान है, क्या रखा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन होमोजीनियस सिस्टम का कब होता है, जब डिटर्मिनेंट आपकी जीरो हो। तो डेल्टा को आपने जीरो कर दिया, 1 माइनस सी माइनस बी। ठीक है, फिर यहां पे c माइनस 1 ए बी ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप एक बार इसको एक्सपेंड कर लो, इसका एक्सपेंशन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक तो सबको आता है, इतना तक तो सबने कर लिया होगा, लेकिन अब इसके आगे वाली चीज जो है वो वही टफ बना देती है इस क्वेश्चन को। क्या था इसमें, आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक तो लिख सकता हूं मैं 1 माइनस 2abc। चलिए अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, अब इसमें आपको थोड़ी ज्यादा चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं। जैसे आप देखो कि a प्लस बी सी का अगर आप होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc, यही बनेगा। यहां से आपको क्या पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2abc कितना है, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2abc को मैं 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपका है ही, तो ये बन गया 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो a प्लस बी सी का होल स्क्वायर इसके बराबर है। सिमिलरली b प्लस सी ए का होल स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से c प्लस ए बी लिखोगे तो यहां पे 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा ना। अब अगर a b c आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई एक भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जरा सोचो, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर सपोज पॉजिटिव है, मान लिया b हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो ये आपका पॉजिटिव होगा 1 माइनस बी स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब कि 1 माइनस मतलब बी स्क्वायर आपका 1 से कम था ही, सी स्क्वायर भी आपका 1 से कम है, मतलब सी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और सिमिलरली ए भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज लेस देन 1, बी स्क्वायर इज लेस देन 1, सी स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 3। ठीक है, इतनी बात ठीक है। और एबीसी के बारे में यहां से कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका लेस देन 3 था, तो दिस इज 1 माइनस 2abc विच इज लेस देन 3। ठीक है, यहां से आपका ये भी बन गया। ठीक है, तो सबसे कठिन सवाल था ये पूरे पेपर का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पुरानी चीज है कि z की पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस 2 को कैसे लिख सकते हो, z माइनस z1, z माइनस z2, z माइनस z3, z माइनस z4। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट ओवर निकालना था 2z प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं देखो एक ही तरीके का एक्सप्रेशन है हर एक रूट के साथ, तो अगर मैं z की जगह माइनस हाफ रख दूं तो यहां बनेगा 1/2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस z1, तो
तो 1 प्लस 2z1/2, 1 प्लस 2z2/2, ठीक है, ऐसे ही करके 1 प्लस 2z4/, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो जो आपको पता करना था 2z1 प्लस 1 का प्रोडक्ट वो आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके ए बी ऑप्शंस के लिए हो गया। सी ऑप्शन में देखिए क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज नॉट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। मतलब अच्छा ये चीज तो क्लियर है ना कि ये जो भी क्यूबिक बने, मतलब जो भी 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आएंगे। इमेजिनरी रूट्स जो होंगे इसके वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में ही आएंगे ना, ठीक है क्या। मतलब भाई इसका कोई रियल रूट तो है नहीं, ओके। रियल रूट अगर नहीं है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, ऐसा ही है ना। तो हाँ डायरेक्टली यूज करो ना इस चीज को कि भाई आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो आपके पास वो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होने चाहिए, पेयर्स में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो अगर पेयर्स में, कॉन्जुगेट पेयर्स में, तो आपका z1 और z2 बराबर नहीं है, ठीक है। z1 और z2 के रियल पार्ट्स बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, यही हुआ ना। z1 और z2 के रियल पार्ट्स बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट्स के तो रियल पार्ट बराबर होते। तो z1 का मान लिया मैंने z3 है कॉन्जुगेट, मतलब z1 बार इज z3 एंड z2 बार इज z4, ठीक है। तो अगर आप z1 z2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो दिस इज इक्वल टू मॉड ओवर z1 इंटू मॉड ओवर z2, ठीक है। अब z1 बार z1 z2 z3 z4 इज इक्वल टू कितना था, प्रोडक्ट कितना था इनका, प्रोडक्ट इनका था 2, ठीक है। तो मॉड ओवर z1, मॉड ओवर z2, मॉड ओवर z3, मॉड ऑफ z4, ये आपका 2 के बराबर है। मॉड ऑफ z2 और z4 बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो मैंने लिख दिया इसको मॉड z1 मॉड z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मॉड z1 z2 निकल आया, ठीक है। डी तो आपका सीधा सीधा है कि भाई पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम तो कितना है, 0 के बराबर ही है। तो कितनी बार भी 0 का समेशन करते रहो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। पेयर वाइज प्रोडक्ट ही है ना डी ऑप्शन में, जेड आई जेड जे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ भी अगर हम कहें तो ये ऑप्शन इसका इजी था, इसमें हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, ठीक है, बट सी ऑप्शंस को छोड़ के बाकी तो आसान ही दिए गए हैं हमें ये भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मॉड्यूल का ही अपने क्वेश्चन था, ठीक है। और कई लोगों ने इसमें एक्सरसाइज 2 वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, yx प्लस वाई क्यूब है dy, है ना। तो ये एग्जैक्ट इंटीग्रल के फॉर्म में बनता था, थोड़ा सा टफ है सवाल, ठीक है, बट अगर आपने पहले कर रखा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं किया है तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसा वाला है सिचुएशन, तो मतलब चांसेस कम है, होगा क्यों नहीं, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ था। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन अपने को रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन वाली, ठीक है। तो आप देखिए, आप इसको एक बार ओपन कर दीजिए, एक्स वाई डी एक्स प्लस वाई की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें अपने क्या करते थे, थोड़े से ट्रिक्स थे, क्या था, जैसे कि एक्स स्क्वायर, अपन एक बार को देख लें, हमारे पास ये टर्म है ना, और इसमें से क्या कर सकते हैं अपन, एक्स डी वाई और वाई डी एक्स, इसका एक साथ जुगाड़ किया जा सकता है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक्स वाई क्यूब डी वाई के साथ लगा देता हूं मैं वाई 4 डी एक्स को, और इसको इस साइड ले आता हूं, तो एक्स स्क्वायर डी वाई के साथ आ जाएगा आपका एक्स वाई डी एक्स। तो एक्स कॉमन लेके एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। और इनमें से क्या किया जाए, इनमें से अगर आप एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इसको कॉमन लेते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को कॉमन ले रहे हो, तो आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को अगर कॉमन लें तो हमारे पास बचेगा
माइनस साइन ले लो, वाई डी एक्स, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यही थोड़ा सा इसमें टफ पार्ट है, ठीक है। ये मैनिपुलेशन हमें करना पड़ेगा पहले तो ये एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाने के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट इंटीग्रल तो खैर आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है और इसके साथ में हमारे पास वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब इसका हम एग्जैक्ट इंटीग्रेशन करें। तो एग्जैक्ट इंटीग्रेशन के लिए भी इसको माइनस ले आए या फिर इसको भी हटाई दिया, प्लस इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसका देखते हैं अपन। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है किसका, ये डिफरेंशिएशन है आपका वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई था ना। तो पहले आपको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना चाहिए, ओके। तो माइनस साइन के साथ आएगा डी वाई बाई एक्स, ठीक है। और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है प्लस एक्स डिफरेंशियल ओवर एक्स वाई, ठीक है। डिफरेंशियल ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या बना लेगा, माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई एक्स प्लस एक्स डी एक्स वाई, और इससे डिवाइड करने के बाद नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको आसानी से इंटीग्रेशन दिख रहा है कि ये टी डी टी लिखा था तो माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर लिखा था तो इसका माइनस 1 बाई टी, तो माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ठीक है, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। और सी कैसे निकालना है, तो हमें दिया गया है कि 4, -2 से वो पास करता है। वाई की बात करूं मैं, वाई निकालने के लिए आप देखिए क्या करते हैं, हमें पता है ना कि ये जी एक्स जो होता है, मैंने कहा था पहले भी कि जी डैश एक्स कितना आएगा, इसका 0, न्यूटन लेबनीज लगा दो, ये तो कई बार देखा भी होगा। जी डैश एक्स आपका कितना आएगा, 0, अगर आप न्यूटन लेबनीज यूज करते हो। तो जी डैश एक्स अगर आपका 0 है तो आपका मतलब क्या हुआ कि जी एक्स इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट सबसे आसानी से कैसे निकाला जा सकता है, अगर जी एक्स को हम जी ऑफ पाई बाई 4 देख लें, तो इससे फायदा क्या है कि ये आ जाएगा आपका 1/8 से 1/2, और दोनों ही लिमिट्स आपकी सेम हो जाएंगी, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स मिलके पाई/2। तो gx भी आपका इस तरीके से आसानी से कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो आपके पास एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू fx gx, एक कांस्टेंट लाइन है जो कि सॉरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड ठीक है, तो ये एरिया आप निकाल सकते हो, fx और gx आपका निकल गया, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जैसा थर्ड क्वेश्चन था लगभग उतना ही टफ ये भी सवाल है, ठीक है, और बस यही आपके कठिन सवाल भी हैं, ठीक है, और कोई आपके पास टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू पैराबोला सच दैट कॉर्ड्स ऑफ कांटेक्ट पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पास कर रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x माइनस 2, मतलब आप पॉइंट क्या लोगे, t, t माइनस 2, और इससे आप पैराबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट खींच रहे हो, तो t इक्वल टू 0 आप लिखते हो कितना, y1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1 इज इक्वल टू 0, y इंटू टी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो y t के साथ अगर मैं कहूं तो y माइनस 2 है ना, t के साथ आपके साथ कोफिशिएंट क्या मिलेगा, y माइनस 2, और साथ में क्या होगा माइनस 2x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पॉइंट मिल रहा है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2, 2 से वो पास करना चाहिए, x प्लस x1 ही था ना, उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपका t है, ठीक है, और यहाँ पे है आपका t माइनस 2, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल टू 0। तो आपके पास t के साथ बनेगा y, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर से, ठीक है, y, y1 की जगह आपने डाल दिया t माइनस 2,
और माइनस टू एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो t के साथ आपके पास आएगा y माइनस टू एक्स, t का कोफिशिएंट आपको क्या क्या मिलेगा? t का कोफिशिएंट आपको मिल रहा है यहां से y और 2, है ना? हाँ ठीक है, t के साथ y माइनस टू, और बाकी टर्म्स में देखें तो माइनस टू वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू बाई टी माइनस टू टी। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस टू, है कि नहीं है? y इक्वल टू 2 और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये पॉइंट हो गया आपका माइनस 2, वाला। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? बस इतना ही पूछा है, उससे प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा ऑर्डिनेट सब निकल जाएंगे, है ना? 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में आपके पास ए बी आपको सी 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। ए बी ऑप्शंस में सेम ही है दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो पहले हमने क्या किया? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले तो हमने यही किया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। ठीक है, और ये आपको दिखाना है 0 इफ अल्फा इज इक्वल टू इतना। ठीक है, देखते हैं एक स्टेप्स। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो पहले क्या करोगे आप? इसको d मान लिया मैंने, मान लेते हैं इसको d। तो ये लिखा हुआ है a क्रॉस b क्रॉस d, तो विच शुड बी इक्वल टू b इंटू ए डी माइनस a इंटू बी डी होगा। ए डी कितना था? b क्रॉस c था, तो ये बन गया आपका ए बी सी माइनस ए बी डॉट बी बी सी। ठीक है, तो ये तो आपका खैर कितना हो गया? 0 के बराबर। तो ये आपका आ गया बी ए बी सी। ठीक है, दिस होल थिंग इज इक्वल टू बी ए बी सी। अब इसमें क्या करना है आपको? तो बी ए बी सी आपने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था किससे? लास्ट वाला सी क्रॉस ए से, सी क्रॉस ए। ठीक है, तो ए बी सी तो स्केलर है, बाहर निकाल लिया। ठीक है, बचा बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो इसको लिखा मैंने सी बी डॉट ए। ठीक है, माइनस ए बी डॉट सी। ठीक है, इतनी बात। सी बी डॉट ए माइनस ए बी डॉट सी। अब हमें ए बी सी सब पता है ना, तो अब ये आउटकम 0 है। कैसे हो सकता है? तो आइदर आपका बॉक्स ए बी सी 0 हो जाए, बॉक्स ए बी सी 0 हो जाए, या फिर सी बी डॉट ए, ठीक है, सी बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी डॉट सी हो जाए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि भाई ये तो चलो ठीक है, स्केलर है, ये भी स्केलर है। ठीक है, लेकिन मतलब 2c वेक्टर 3a वेक्टर के बराबर कब होगा? जब कम से कम भाई c और a पैरेलल तो हो। ठीक है, तो c और a तो पैरेलल है नहीं। ठीक है, c और a हमारे पास पैरेलल है नहीं। ओके, पक्का? तो c और a अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ये कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट मीन्स कि आपके पास एक ही तरीका है, क्या? कि बॉक्स ABC 0 हो जाए। और बॉक्स ABC का मतलब हुआ अल्फा 2 माइनस 3 1 2 अल्फा माइनस 2 2 माइनस अल्फा 1, ये आपका 0 होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग अल्फा निकाल लीजिए। ठीक है, जो बी और डी ऑप्शन सी डी ऑप्शन जो है ना, सी डी ऑप्शन के लिए भी देख लो। कोप्लेनरिटी की बात की गई है। कोप्लेनर कब होंगे? तो कोप्लेनर मतलब बॉक्स प्रोडक्ट 0। ठीक है, तो सी डी में देखिए, सी डी ऑप्शन के लिए ये भी दोनों सेम ही है। तो कोप्लेनरिटी के लिए आपको बस ये चेक करना है कि लेमडा 1 2 1 लेमडा माइनस 1 2 माइनस 1 लेमडा, ये आपका बॉक्स 0 कब मिलेगा। ठीक है, तो वहां से चेक कर लो कि लेमडा की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट कि ये बॉक्स 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है कि मतलब a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब इससे आसान सवाल तो क्या ही होगा? तो माइनस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस साइन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है, ओके, और प्लस c आपको ऐड कर देना था। और मैक्सिमम के लिए आपको यही चीज प्लस साइन के साथ लेनी थी और प्लस c ऐड कर देना था। ठीक है, अंडर रूट रह गया था ऐसा। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर कह लो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे
प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और सी तो ऐड करना ही करना है। तो ये देखिए आपके पास कितना बनेगा, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, बचा क्या माइनस मॉड बी प्लस सी, और यहां से आपके पास आया प्लस का मॉड बी प्लस सी। बी आपका पॉजिटिव है तो मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दे रखा है उसने ऐसा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू इज बी प्लस सी ऑफ कोर्स, मिनिमम वैल्यू इज ए प्लस बी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, तो ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू बनाएगा कितना 3 माइनस 2 मतलब 1, और ये मैक्सिमम हो जाएगा 5, बस सीधा सीधा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास फिर से एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ, cot इनवर्स 2, सब पॉजिटिव है ना यार, x भी पॉजिटिव है, tan माइनस x भी पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल करके लिख लो, tan अच्छा लगता है हमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन tan माइनस x लिख सकता हूं, है ना। अब दोनों साइड tan अप्लाई कर लिया, tan अप्लाई किया तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ पे बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी टाइप का है, fx है कि नहीं है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी रहेगा तो आंसर क्या लिखोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बेस में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो cos अंडर रूट x बाई n माइनस 1 अपॉन 1 बाई n, ठीक है। तो देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, cos थीटा माइनस 1 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर इसके नीचे इसका स्क्वायर रहता मतलब x बाई एन रहता तो x बाई एन से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये होता तो आंसर क्या होता माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 और x तो माइनस 1/2n है ना, और x ऐसा कुछ बन जाएगा, तो माइनस x/2, तो यहां से आ गया e रेज टू पावर माइनस x/2, ये आपका f है। अब आते हैं g पे, g भी आपका इसी तरीके का है, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी है, gx की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, e रेज टू पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बेस में से 1 सब्ट्रैक्टेड, x इंटू ई की पावर 1/n माइनस 1 और डिवीजन में 1/n, तो आपके पास ये कितना आएगा आपका, ये 1 हो गया और ये e की पावर x, ठीक है, ये इतना पोर्शन 1 हो गया ना, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, तो ये e की पावर x आ जाएगा gx, ठीक है। अब जैसा कहा जा रहा है वैसा करें, तो hx निकालने के लिए आपको कैसे कैसे जाना है, tan इनवर्स g इनवर्स f इनवर्स, ठीक है, ठीक है, तो कितना आएगा, tan इनवर्स रखा हमने, f इनवर्स x का मतलब यहां से देखो माइनस x/2, ठीक है, इज इक्वल टू ln y, तो x को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 2 ln y, ठीक है, ठीक है। तो f इनवर्स x क्या हो गया आपका, f इनवर्स x हो गया आपका एक तरीके से कहें 1 अपॉन ln 1 अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। तो g इनवर्स f इनवर्स x लिख रहे हो तो 1 अपॉन ln, ठीक है, सॉरी यहां से कितना आ रहा था, यहां से आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू ln 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, तो f इनवर्स x लिखेंगे तो यहाँ x आ जाएगा, तो ln 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब g इनवर्स देखिए, तो gx आपका क्या था, वो था, इसका आपको इनवर्स लेना है, ठीक है, तो इसका इनवर्स मतलब ln x, ठीक है, तो ln g इनवर्स खुद ln x है तो ln आ गया, और एक ln 1/x स्क्वायर तो पहले से था ही था, ठीक है। अब डोमेन की बात की गई है तो ये तो कहीं भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ln का आर्गुमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, सो ऑल यू वांट इज ln 1/x स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, सो 1/x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लग सकता है बट क्वेश्चन आसान ही है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा इंटीजर टाइप्स में है, तो इस क्वेश्चन में अपन देखें
आपके पास 2f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ है, 2f(x) प्लस f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x साइन x माइनस 1/x। देख सकते हो, सीधा आर्गुमेंट इंटरचेंज कर दें, अगर मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो आपके पास बनेगा 2f माइनस एक्स प्लस fx इज इक्वल टू माइनस 1/x साइन माइनस x प्लस 1/x बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको fx निकालना है अगर, तो fx निकालने का मेथड क्या होना चाहिए, तो हमने कहा कि इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 माइनस ये 3fx इज इक्वल टू 2/x साइन x माइनस 1/x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ से 1/x आ जाएगा साइन x माइनस 1/x। ठीक है, ये आपका टर्म बन गया। तो आपको fx को इंटीग्रेट करना था, fx आपका 1/3 इंटीग्रेशन ओवर कहाँ से कहाँ तक, 1/e से e तक 1/x। ठीक है, साइन x माइनस 1/x dx। ठीक है, अब इस तरीके का आपको कहीं इंटीग्रेशन तो करने को मिलता नहीं है। ठीक है, इस तरीके की चीजों का, और अगर इसको आप t मानते हो तो देखोगे कि आपका dt फंस जाएगा, dt आपका अलग आ जाएगा, ये वाली टर्म आपकी मतलब दिक्कत देगी। लेकिन आप देखो 1/e से e है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पे हम इन्फिनिटी से 0, 0 से इन्फिनिटी, ऐसे मैंने कहा था कि अगर आप x को 1/t रखते हो तो कई बार यूजफुल होता है क्योंकि उससे लिमिट्स आपके इंटरचेंज ही केवल होंगी। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे अगर आप x को 1/t रखते हो तो 1/3 तो ठीक है, यहाँ e और यहाँ पे 1/e आ जाएगा। x अगर आपका 1/t है तो 1/x ने t बना लिया, साइन आपके साथ आ गया 1/t माइनस t और dx मतलब माइनस 1/t स्क्वायर dt। ठीक है, तो आप देखो 1/3 e से 1/e माइनस 1/t है, तो माइनस को मैं हटा लेता हूं और इसको पलट देता हूं। ठीक है, आपका 1/t। ठीक, अच्छा एक साइन यहां से भी नेगेटिव निकलेगा, t माइनस 1/t dt। ठीक है, अब आप देखो अगर ये आपका i था, इसको अगर आप इस i के साथ जोड़ोगे तो आंसर कितना होगा, देखो सब माइनस और प्लस कट जाएंगे, 2i इज इक्वल टू 0, तो i कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे आते हैं, 12 में सॉरी सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपके क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन है और एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग 1, 2 की बात की, आसान सा सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 1 को रखो, 1, 2 को रखोगे तो 5 प्लस 24 प्लस 9 पॉजिटिव, और यहाँ पे आप रखोगे तब भी पॉजिटिव है। तो आपको कैसे ओपन करना होगा, 5x प्लस 12y प्लस 9/13 इज इक्वल टू, प्लस के साथ रखोगे इधर भी 4x प्लस 3y माइनस 6/5। क्या किया मैंने, पहले मैंने रख दिया दोनों में 1,2। ठीक है, और 1,2 जब दोनों में ही रखता हूं तो दोनों से मुझे वैल्यूज कैसे मिलती हैं, पॉजिटिव मिलती हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन का यूज किया, क्योंकि इधर वाले एक्सप्रेशन से भी मुझे जो पॉजिटिव मिल रहा था और इधर वाले एक्सप्रेशन से भी 1, 2 रखने पे मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा था। ठीक है, तो अब आप ये यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यही पूछा गया है, उस पे से डी डी जो भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लाइन पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले रहे हैं और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इलिप्स के लिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और फिक्स पॉइंट ऑलवेज लाइज इनसाइड द इलिप्सिस की बात करनी है। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1/t प्लस 2 है। तो अगर आप इस पे पॉइंट लेते हो तो क्या लोगे, k, 1/t प्लस 2 माइनस k, यही ले लोगे ना पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आपको लिखनी है तो t इक्वल टू 0 लिखेगा, और t इक्वल टू 0 देखो आप t कितना है, 4x स्क्वायर था ना, तो 4x x1 की जगह पे k प्लस 16y y1, y को एज इट इज रखा, यहाँ पे 1/t प्लस 2 माइनस k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 4xk माइनस 16yk प्लस 16y/t प्लस 2 इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ। ठीक है, पैरामीटर क्या है यहाँ पे, k पैरामीटर है, t नहीं, ध्यान रहे t गिवन है पहले से, t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास बन जाएगा, आपका पैरामीटर क्या था, k था, तो यहाँ पे आया 4x माइनस 16y। ठीक है, और बाकी टर्म्स को एक साथ ले लिया, 16y/t प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू t प्लस 2/16 और x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो ये आपके पास xy जैसे दिख रहे हैं।
तो आप देखिए x कितना आ जाएगा t प्लस 2/4 और ये आ गया अपना t प्लस 2/16। इसको लाई करना है इनसाइड इलिप्स, तो आप S1 लिख लो। S1 कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। वहां से t पे आपको कंडीशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको दिया गया था कि f इनवर्स का डबल डिफरेंशिएशन, f इनवर्स का डबल डिफरेंशिएशन कैसे आता है, तो मैंने बता रखा था आपको -f डबल डैश x अपॉन f डैश x का होल क्यूब। यही चीज थी डिफरेंशिएशन चैप्टर में, या फिर आपको कह लीजिए फंक्शंस के टाइम पे इसका बताया होगा मैंने। तो f इनवर्स का डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू -f डबल डैश अपॉन f डैश का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको कहां पे निकालना है, तो आपको निकालना है x इज इक्वल टू किस पे, f इनवर्स 5 पे। ठीक है, f इनवर्स 5 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, f डैश 1 अपॉन f डैश 1 का होल क्यूब। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया, x इज इक्वल टू, अच्छा ये भी अपना किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इससे p से मल्टीप्लाई करते हो तो p डॉट x प्लस 1 अपॉन p का स्क्वायर, तो मॉड p का स्क्वायर p डॉट x और फिर ये p डॉट p इज इक्वल टू कितना, q डॉट p। ठीक है, तो ये मॉड p स्क्वायर कट गए, बचा आपके पास 2p डॉट x इज इक्वल टू p डॉट q। ठीक है, p डॉट q कितना है, तो आप देखें p डॉट q कितना आएगा, 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2, तो p डॉट x आपका 1 के बराबर है। तो p डॉट x आपका गिवन है 1 एक तरीके से। और इसको आप अगर रख दो ओरिजिनल इक्वेशन में, तो क्या थी ओरिजिनल इक्वेशन, x प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर कितना है, 6 है, p डॉट x कितना है, 1 है, इज इक्वल टू q। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, तो x आपका एक्सप्रेस हो गया p q के टर्म्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 3 इवेंट्स दैट कैन बी शेड्यूल्ड इन अ वीक, देन द करेंट 8 इवेंट्स को हमें करना है 6 दिनों में। तो 6 ऐसा है कि 8 बॉल्स को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8 डिफरेंट बॉल्स को 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले ऐसे में कि इसमें क्या करते हैं हम, काउंटिंग लिखते हैं 1 प्लस 1, सिमिलर वाला नहीं है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8 करके नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, नहीं हुए, हाँ ऐसा होगा। या फिर ये दोनों में 2 2 डाल दीजिए आप, बाकी सबको 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि आपसे कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आप देखो, इसके लिए क्या होगा, आपको 1 1 के 5 बंडल और एक 3 का बंडल बनाना होगा। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये होंगे आपके नंबर ऑफ बंडल्स। क्योंकि 5 आपके इक्वल स्ट्रेंथ के हैं इसलिए हमने ये लगा दिया, नंबर ऑफ ये बंडल्स हो गए। अब इसको 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आपके पास कितने वेज हो गए, 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार है। 1 फैक्टोरियल कितनी बार है, 4 बार है। 4 इक्वल साइज 4 फैक्टोरियल, 2 इक्वल साइजेस 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इनका सम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी ये आसान सवाल दिए हुए इंटीजर टाइप्स में। नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यही है ना, और a इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी कि a आपका नॉन सिंगुलर है, मतलब a इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है। तो a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a इंटू ए इनवर्स, मतलब कि a इधर आएगा, इधर क्या आएगा i, तो a आपका i है, इसलिए l स्क्वायर माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 8 और n स्क्वायर माइनस 15 ये सभी आपके क्या हैं, 1 है। बस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो z को x प्लस आयोटा y रख दो, x प्लस आयोटा y रखा तो ये टर्म क्या बन जा रही है, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जा रहा है और प्लस 68। कुछ नहीं करना है, बस z को x प्लस आयोटा y रख देना है। तीनों का मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया और उनका सम, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आप देखो रियल पार्ट ऑफ, अच्छा x की इस समय वैल्यू पता करनी है, तो बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा लीस्ट वैल्यू के लिए लीस्ट वैल्यू कब आएगी, जब x को 2 रखोगे और y को 3 रखोगे।
तो ऑफ कोर्स वो सिचुएशन कब होगी, व्हेन 2 + 3 आयोटा, ठीक है, जब x 2 रहे और y आपका 3 रहे। तो ये आसान से सवाल दिए हुए हैं आपके, ठीक। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए टेनिस मैच बीइंग प्लेड, जो पहले सर्व करता है उस 2/3 है चांसेस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कैसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है विन 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 और फिर 3 तो 5, एक लॉस कराना पड़ेगा और फिर विन, ठीक है, क्योंकि अगर 6 विन ऐसे ही हो गए तो 6-0 खत्म ही हो जाएगा, कोई बात ही नहीं बचती है। तो 6 1 करने के लिए बीच में ही हमें इसमें कितना क्या है, एटलीस्ट 6 गेम्स विद एटलीस्ट 2 गेम्स मोर देन हिज ओपोनेंट्स, ठीक है। तो 6 अगर पहले यहाँ पे विन कर जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि 6-0 खत्म हो गई बात, 7वां गेम ही क्यों होगा, ठीक है। तो लॉस को हमें इधर कहीं एक जगह पे इनकॉर्पोरेट करना है। अब और क्या हो सकता है, अगली बार यहाँ पे लॉस हो जाए, ये दोनों विन 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 विन, फिर और क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, L W W W W W W, या फिर L W W W W, है ना, है ना, या फिर यही लॉस हो जाए और बाकी सब में विन, ठीक है। ये सिचुएशंस हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। पहले उसने सर्व किया 2/3, फिर 2/3, फिर इसी की सर्विस चल रही थी 2/3 2/3 2/3, लेकिन 4 1 5, हाँ 5 2, मतलब ये वाला विन हो गया। अब इसके बाद फिर से इसकी सर्विस आई लेकिन ये हार गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और फिर से सर्विस अपोजिशन की थी लेकिन फिर भी ये जीत गया 1/3, ठीक है। फिर यहां पे देखिए इसी तरीके से 2-3 2-3 2-3 2-3, फिर लॉस मतलब 1/3, फिर विन मतलब 1/3, और फिर से 2/3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सबका आप लिखते जाओ। यहाँ पे आप लिखोगे तो कुछ डिफरेंट हो रहा है क्या, तो यहाँ देखो आप सबसे पहले हार गया 1/3, फिर अपोजिशन को सर्विस मिली, अपोजिशन हार गया 1/3, फिर उसके बाद सब कुछ 2/3, ठीक है। तो इनका सम आपके पास आ जाएगा, यही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर टाइप्स के कहें तो सवाल बड़े आसान से थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत रहे, बाकी तो आपको आसानी क्वेश्चन दिए गए थे इंटीजर टाइप्स के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा, इस पेपर को इजी टू मॉडरेट में रेट करेंगे।